हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप घर पर बहुत अच्छे होंगे। क्लास 6 की बुक निकाल लीजिए। लेसन नंबर 4 स्टडी कर रहे थे अपन, ठीक है। निकाल लीजिए 4। और हम आपको बता रहे थे कि जो मनुष्य के 6 विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर यानी ईर्ष्या आदि पर क्या है कि कंट्रोल होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। अगर यह नियंत्रित हो जाएं, ये जो 6 विकार हैं, जो 6 दोष हैं, अगर मनुष्य की चरम पर पहुंच जाएं तो मनुष्य और जानवर में कोई अंतर नहीं रह चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि गुस्से को ज़्यादा नहीं, कम होना चाहिए। गुस्से को ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। और लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो है लोभ यानी लालच, मोह यानी जो अपन किसी के मोह में पड़ जाते हैं, मद यानी अहंकार, और मत्सर यानी ईर्ष्या को भी एक हद में ही रहना चाहिए। क्योंकि इन 6 विकारों से हम बिल्कुल तो मुक्त नहीं हो सकते। अतः हम आपसे ये तो कह नहीं सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। आदमी में मोह भी होता है, लोभ भी होता है, ईर्ष्या भी होती है, काम भी होता है, क्रोध भी होता है, लेकिन इन पे मनुष्य को क्या आना चाहिए? नियंत्रण करना आना चाहिए। जब गुस्सा आए तो गुस्सा इतना ख़राब ना हो कि सामने वाले से लड़ाई हो जाए। गुस्से को बोलने का एक तरीका और एक सलीका होना चाहिए। इन दुर्गुणों पर जो आदमी अब जितना ज़्यादा काबू कर पाता है, उसकी संस्कृति भी उतनी ही ऊंची समझी जाती है। जो लोग इन पर जितना ज़्यादा काबू कर पाते हैं, वो समझा जाता है कि उनकी संस्कृति उतनी ही ऊंची है। संस्कृति का काम आदमी के दोष को कम करना और उसके गुण को अधिक बनाना है। संस्कृति का क्या काम होता है कि आदमी के जो गुण, जो दोष हैं, उनको दूर किया जाए और जितने ज़्यादा गुण हैं उनको प्रकट किया जाए। आदमी भी एक तरह का जानवर ही है, क्योंकि आदमी और जानवर में क्या अंतर है? केवल संस्कृति का ही तो अंतर है। अगर मान लो संस्कृति आदमी भूल जाए तो जानवर और आदमी में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो आदमी भी एक तरह का जानवर ही है, लेकिन जानवर के गुण यानी पशुत्व को छोड़कर वह जितना भी आगे बढ़ता है, वह संस्कृति भी उतनी अच्छी होती जाती है। ठीक है। संस्कृति का स्वभाव है कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है। संस्कृति जो क्या होती है? आदान प्रदान से बढ़ती है। सामने वाला आपसे कैसा बिहेवियर करता है, वो कितने तरीके से बात करता है, वो किस प्रकार से बात करता है, जैसे वो सामने वाला आपसे बात करेगा वैसे ही आप उसकी संस्कृति को ग्रहण करेंगे। मान लीजिए कोई आपसे बड़ा आपसे प्रेम से या आप कहकर बुलाता है, आपको ऊंचे शब्दों से पुकारता है, तो आप उसकी संस्कृति देख के कितने खुश होंगे और उसकी संस्कृति को ग्रहण करना चाहेंगे। इसी प्रकार जो संस्कृति होती है वो आदान प्रदान से बढ़ती है। जब दो देशों या दो जातियों के लोग आपस में मिलते हैं, तब दोनों की संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती है। जैसे अमेरिका भारत मिलता है तो भारत की अपनी एक अलग ही संस्कृति होती है। वो नमस्ते कहता है, हाथ जोड़ता है, सर को झुकाता है, रिक्वेस्ट करता है, बोलने के तरीके होते हैं। उसी जगह अमेरिका की अपनी संस्कृति होती है, हाथ मिलाना उनका होता है, गले लगना उनकी संस्कृति होती है। लेकिन ये संस्कृति हमारे देश में नहीं होती। एक जाति का धार्मिक रिवाज दूसरी जाति का रिवाज बन जाता है, और धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे रीति रिवाज हम देखते जाते हैं, तो जिन जातियों को दूसरी जातियों के रीति रिवाज अच्छे लगने लगते हैं, वो उनको धीरे धीरे अपनाने लगते हैं, और एक देश की आदत दूसरे देश के लोगों की आदत में समा जाती है। जैसे पूरे विश्व को नमस्ते करना कहना किसने सिखाया? भारत देश ने। क्योंकि सबसे पहले नमस्ते किसने बोला? भारत ने। तभी तो पूरे विश्व में नमस्ते फेमस हुआ। इसलिए संस्कृति की दृष्टि से वह जाति वह देश बहुत ही धनी समझा जाता है जिसने ज़्यादा से ज़्यादा देशों या जातियों की संस्कृति का विकास किया हो। उस देश को ज़्यादा संस्कृति वाला देश समझा जाता है जिसने दूसरे देशों में ज़्यादा संस्कृतियाँ फैलाई हो। ऐसे देशों में भारत का नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है, क्योंकि भारत ने अपनी संस्कृति पूरे विश्व में फैलाने का काम किया है। क्योंकि यहाँ के लोग संस्कृति के मामले में बड़े उदार होते हैं। हमारे देश में दया, करुणा, वात्सल्य, प्रेम, निष्ठा, ईमानदारी ये कूट कूट के भरी हुई है। जब सामने वाले के प्रति हम बात करते हैं तो बड़ी ईमानदारी से, बड़ी श्रद्धा से, बड़ा स्नेह से, बड़े प्रेम से और बड़े आदर से हमें वो बताते हैं और हमारी संस्कृति को हम प्रकट करते हैं। यही नहीं बल्कि हम जिन्हें अपनी संस्कृति कहते हैं वह एक जाति या कुछ थोड़े से लोगों की संस्कृति नहीं है, बल्कि बहुत पुराने समय से जो कि अनेक जातियां इस देश में आती रही है, उन सब की संस्कृतियों के प्रभाव हमारी भारतीय संस्कृति पर पड़ते रहे। हमारी संस्कृति केवल हमारी संस्कृति नहीं है, हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है। और यहाँ हमारे देश में आपको पता है पहले राजाओं महाराजाओं का ज़माना था, फिर अंग्रेज़ों का ज़माना था, तो कई प्रकार की जातियाँ हमारे देश में आई है और उन जातियों की संस्कृतियों का प्रभाव भी हमारे देश की संस्कृति पर पड़ता रहा है। और उन्हीं प्रभावों को ठीक से अपने भीतर पचाकर
हमारी संस्कृति इतनी विशाल और उदार हो गई कि वह आज सारी दुनिया की संस्कृति का आईना बन सकती है। तो अन्य जातियों के जो लोग हमारे देश में आए, उनकी संस्कृतियों को भी हमारी संस्कृति ने अपनाया। उनकी संस्कृति के साथ हमारी संस्कृति इतनी मिल गई है, यानी वो इतनी उनकी संस्कृति को पचाकर इतनी विशाल, यानी उनको अपने आप में मिलाकर इतना विशाल और उदार बन गई है कि आज वो सारी दुनिया की संस्कृति का आईना बन सकती है। यानी सारी दुनिया को भारत ने दिखा दिया है कि केवल हमारी संस्कृति नहीं, हमने और जातियों की संस्कृति को भी ग्रहण किया है और उसे अपने साथ मिलाकर एक विश्व में उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह भी ध्यान देने की बात है कि भारतीय संस्कृति का जब जब किसी विदेशी संस्कृति से मिलान हुआ, तब तब हमारी संस्कृति में एक नई ताजगी आ गई है। जब जब विदेशी जो संस्कृति है हमारी भारतीय संस्कृति के साथ आके मिली है, तब तब उसमें एक नया वर्चस्व उत्पन्न हुआ है। असल में भारतीय संस्कृति में बसंत ऋतु बड़े पैमाने पर 4 बार आया है। इसका मतलब ये है कि जब हमारी संस्कृति है तो हमारे देश में अन्य लोगों का आगमन हुआ था, अन्य जातियों का आगमन हुआ था, और उनकी संस्कृतियों को 4 बार अगर देखा जाए तो बड़े पैमाने पर 4 बार अन्य जाति की संस्कृति को भारतीय संस्कृति के साथ जोड़ा गया है। और इसे ही क्या कहा गया है? बसंत ऋतु कहा गया है। इन चारों मौक़ों पर हमारी फुलवारी में जो लहलहाहट पैदा हुई, जो फूल खिले, वह हमारी संस्कृति को आज भी ताज़ा बनाए हुए हैं। यानी एक तरह से जैसे बसंत ऋतु में ताज़ा फूल खिलते हैं, सब तरफ हरियाली रहती है, वैसे हमारी संस्कृति ने दूसरी जातियों की संस्कृति को अपनाकर अपनी फुलवारी में, यानी अपनी बगीचे में जिस प्रकार से उनको संजोया है, ऐसा लगता है कि जैसे नई ताजगी उत्पन्न हो गई है। इन चारों अध्यायों में जो 4 बसंत ऋतु बताई गई है, इन चारों अध्यायों में पहला अध्याय है जब आर्य इस देश में आए और द्रविड़ जाति से मिलकर उन्होंने उस संस्कृति की नींव डाली। द्रविड़ जाति मतलब दक्षिण भारत के निवासियों का जो प्राचीन नाम था, जो दक्षिण भारत में लोग रहते थे उसे द्रविड़ जाति के नाम से जाना जाता था। भारत में जो दक्षिण भारत में रहते थे उन्हें द्रविड़ जाति के नाम से जाना जाता था। और जब आर्य लोग हमारे देश में आए तो आर्य के साथ मिलकर द्रविड़ जाति ने जो संस्कृति की नींव डाली, जिसे हम हिंदू अथवा भारतीय संस्कृति कहते हैं। ये पहला अध्याय है ना, प्रथम बार जब आर्य समाज के लोग आए और द्रविड़ जाति के साथ मिलकर उन्होंने हिंदू और भारतीय संस्कृति की पहचान बनाई। उसके बाद दूसरा अध्याय वह है जब यह संस्कृति, कौन सी? हिंदू और भारतीय संस्कृति कुछ पुरानी हो गई और उसके खिलाफ महात्मा बुद्ध और महावीर ने विद्रोह किया। महात्मा बुद्ध और महावीर भगवान ने हिंदू जो संस्कृति थी या भारतीय जो संस्कृति थी उसमें जो कुछ रूढ़िवादिता थी, कुछ परंपराएं जो थी वो गलत परंपराएं थी, उनके खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया। फलस्वरूप बहुत सी रूढ़ियाँ दूर हुई और बहुत सारी रूढ़िवादिता और बहुत सारे पुराने विचार दूर हुए और एक नई संस्कृति फिर नवीन हो गई और हमारी हिंदू संस्कृति फिर से महात्मा बुद्ध और महावीर के विवेक से, उनकी बुद्धिमत्ता से फिर नवीन हो गई। ये दूसरा अध्याय था। तीसरा अध्याय वह है जब देश में मुसलमान आए और हिंदू धर्म का इस्लाम से संबंध स्थापित हुआ। तीसरी स्थिति में इस्लामिक जो सभ्यता थी, संस्कृति थी, वो हमारी हिंदू संस्कृति के साथ मिली और फिर देश ने क्या करा, एक नई सभ्यता और संस्कृति को जन्म दिया जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों की संस्कृतियाँ विराजमान हुई। और चौथा अध्याय वह है जब भारत की मिट्टी पर हिंदुत्व और इस्लाम दोनों का संबंध ईसाई धर्म और यूरोप के विज्ञान और बुद्ध विधिवाद से हुआ। इसके बाद हिंदुत्व और इस्लाम के साथ क्या मिला, ईसाई धर्म और यूरोप के विज्ञान को मिलाया गया और उसके बाद हमारी संस्कृति में ये चौथा अध्याय बना। कुल मिला के हमारी संस्कृति में जितनी भी जातियों और जितने भी समुदायों की संस्कृति को मिलान किया गया, एक नवीन उत्साह, नवीन ऊर्जा हमारे आई। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ कि कोई नई संस्कृति मिलने से कोई विद्रोह हुआ हो, जबकि आपसी भाईचारे और प्रेम के कारण जैसे जैसे संस्कृतियाँ हम में मिलती गई, हम उनकी संस्कृतियों को ग्रहण करते गए, वे हमारी संस्कृतियों को ग्रहण करते गए और एक नवीन संस्कृतियों का जन्म इस भारत देश में हुआ। तो बच्चों, ये लेसन कंप्लीट है और आपको इसके क्वेश्चन आंसर पूरे कंप्लीट करने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप रिप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इस क्वेश्चन आंसर के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।